बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जो मिशन चीफ़ हैं उनसे मुलाकात की है और पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब ज़दा इलाक़ों की सूरत हाल है उस पर तफसील से उनकी बात हुई है। बाज़ इतलात के मुताबिक IMF ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि जो सैलाब ज़दा इलाक़े हैं उनमें जो मुतासरा लोग हैं, जो मुतासरा इलाक़े हैं, उसकी इमदाद की जा सकती है। और हुकूमत पाकिस्तान से इस हवाले से ज़ाहिर है कि तफसीलात भी तलब की गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान जल्द जो है ये तफसीलात देने का इरादा रखती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आलमी फोरम्स पर भी पाकिस्तान की आवाज़ बड़े मौसर अंदाज में सुनी जा रही है। अब COP27 को ले लें, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान ने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक मजबूत आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान की माशी लिहाज से क्या समत है, इसी मामले पे प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब खाकान हसन नजीब, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होंगे। आगा साहब बहुत खुशामदीद आपको। फरमाइएगा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब कि ये इसे हम एक मस्बत पेशरफ्त कहें कि IMF जो है वो बहरहाल अब राज़ी हो रहा है और जो हमारा डैमेज है उसको वो देख रहा है और उस पर उसकी तवज्जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जावेद भाई, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर कि मैं आपके शो पर आऊँ। देखिए, पाकिस्तान के हालात ऑफ कोर्स मुश्किल थे फ्लड से पहले, फ्लड्स के बाद बहुत मुश्किल हो गए। इसका आसान तज्जिया तो ये है कि एक तो हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक हुआ, और फिर लॉस ऑफ क्रॉप्स हुआ, और लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो हर्ट हुई, हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट हर्ट हुई। सो ऑल इन ऑल एक नया मैक्रो फ्रेमवर्क सामने आना चाहिए। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि अब पाकिस्तान और IMF ने जो जून 2022 में तय किया था कि हमारे ये अहदाफ होंगे, वो अहदाफ तकरीबन सब तब्दील हो चुके हैं। बजट के अहदाफ भी तब्दील हो चुके हैं। इससे मतलब यह है कि हमारी ग्रोथ जो कि 3.5% तक IMF समझ रहा था और हम समझ रहे थे 5% तक हो सकती है मालियाती साल 2023 में, अब ऐसा मुमकिन शायद नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी स्लो हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हर्ट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हर्ट है। सबसे बढ़ के जो तब्दीली हमारे सामने है वो ये है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन की वजह से दुनिया की मईशत जो है वो भी सुकड़ रही है। सुकड़ रही से मतलब यह है कि वहां पे भी एक ऐसा रुझान है कि चीजें को स्लो किया जाए, डिमांड को कम किया जाए। इससे हमारी एक्सपोर्ट हर्ट हो रही है। सो मैंने पहले GDP का तखमीना सामने रखा, एक्सपोर्ट का तखमीना आपके सामने रख रहे हैं कि वो 36 अरब डॉलर लेके चले थे, वो भी कम होगा। इससे हो सकता है कि हमारा करंट अकाउंट फर्क हो जाए। फिर हमने ये कहा था कि हम 2022 मालियाती साल में जो अपना मालियाती खसारा है वो काफी कर चुके हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8% के करीब था, टू बी एग्जैक्ट 7.9% था। हम इसको कम करेंगे 2023 में, यानी कि हम अपना खर्चे और हमारी आमदन जो है इसका जो तवाजुन है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी और मुस्बत सोच है। पर फ्लड्स ने इसको भी तब्दील कर दिया है, दो तरह से तब्दील कर दिया। एक, अगर आपकी मईशत सुखड़ेगी तो आपकी कलेक्शन कम होगी। एक, अगर आपकी मईशत में आपने स्पेंड करना है उन 33 मिलियन फैमिलीज पे, आपने स्पेंड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हम कह रहे थे, यानी कि हम इसमें जो कमी कह रहे थे अपने मालियाती खसारे में, ये भी मुमकिन ना होगा। सो देखिए, IMF से हमें ये सारी चीजें जो हैं अब बात करनी है, तय करनी है, उनको कन्विंस करना है कि हमारे एक्चुअल स्पेंडिंग इस साल में अब क्या होगी बढ़ के, हमारे ग्रोथ क्या होगी, और फिर उनको टेबल पर जल्दी लाना है। इसमें डिले जो है वो किसी सूरत अच्छा नहीं है। इसलिए कि हमने 3 नवंबर को ये मुज़ाकरात शुरू करने थे। अब तकनीकी बातचीत, जिसको हम टेक्निकल डिस्कशन कहते हैं, वो एक तरह से हो रही है, ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है। आई एम हैप्पी टू हियर कि कल फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनके टीम लीड हैं नेथन पोर्टर, उनके दरमियान बातचीत हुई। आई एम हैप्पी कि एक हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। दो आई वुड हैव लाइक्ड कि हम 3 नवंबर की डेट को ना चेंज करते, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन में है। 8 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और एक बॉन्ड की पेमेंट है। इसके अलावा ऑफ कोर्स
अगर ये IMF इंशाल्लाह तीसरे वीक में अब जो उम्मीद की जा रही है, तब तक हमें अपना ये काम मुकम्मल करना है। आप ये भी देखिए ना कि हमने इतना बड़ा जो तखमीना लगाया है, उसमें ऑब्वियसली हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा शायद नहीं मौजूद होगा। कुछ तो एक्सट्रैपुलेशंस हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 सेट्स ऑफ डेटा हैं, तो मैं थोड़ा सा ये सोच लेता हूं कि अगर इन्हीं को मैं अपने मद्देनजर रखूं तो बाकी डेटा सेट क्या कह सकता है। तो अगर कुछ आना बाकी है तो वो आ सकता है। तो ये काम करके अब हमें उनके साथ बैठना है, और ये टेक्निकल और फिर पॉलिसी लेवल डिस्कशंस और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उम्मीद ये करनी है कि एंड ऑफ ईयर से पहले जो हमारी नेक्स्ट ट्रांच है वो इंशाल्लाह थ्रू हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये COP27 हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, हम न सिर्फ जाहिर है कि अपने मसाइल भी बयान कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का वो दुनिया जो गरीब ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हुए हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने उसमें भी यही कहा कि आप पाकिस्तान का टेस्ट केस ले लें कि पाकिस्तान को इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो न सिर्फ हम अपना केस लड़ रहे हैं, बल्कि उन ममालिक का जो शायद बात नहीं कर पा रहे या जो आप मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम उनकी भी आवाज़ बन रहे हैं इस लिहाज से। सो जावेद साहब, ये तो बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसको इस तरह शुरू करता हूं कि मैं आई एम नॉट टू हैप्पी with the developed world putting funds together for the losses that have occurred दुनिया भर में। देखे ना, मतलब ये बात तो अपनी जगह कायम है कि जितनी भी एमिशंस का बल्क है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रहा है। पाकिस्तान तो चलें 1% से भी कम है। जिन बाकी ममालिक का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी थोड़े हैं, कंजम्पशन भी वहाँ कम है, वहाँ पे गैसेस भी कम अमिट हो रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम है, हर लिहाज से। तो COP27 से मुझे ज्यादा उम्मीद थी कि वो ज्यादा पैसे सामने रखेंगे, वो ज्यादा फंड करने की कोशिश करेंगे। द ओनली पॉजिटिव दैट इज कम इज कि उन्होंने एक कहा है कि एक हम फंड सा बनाएंगे और उसमें 6-7 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस दफा ये कहा है कि बात सिर्फ जो है वो इस फंडिंग की नहीं है, बात उस डैमेज की है जो कि इन ममालिक को, जो कि उस में उतने बड़े हिस्सेदार नहीं है, उनको देना पड़ रहा है। तो इसको एक दूसरी निगाह से देखना चाहिए। I think that's a good perspective. COP27, UN अपील, फ्रेंच प्रेसिडेंट की अपील, अगर मैं इस सब को पुट टुगेदर करूं तो जो हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को मदद करनी चाहिए, बावजूद इसके कि दुनिया खुद तकलीफ में है। तकलीफ, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, यूक्रेन की वॉर है, डोनर फटीग है, ये सब चीजें अपनी जगह। बट ये आप नहीं सोच सकते कि 33 मिलियन लोग, हजार डेथ्स, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, और एक पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक डिफिकल्टी में है। सो जो अपील का लेवल हुआ है, जो अपील की कोशिश हुई है, जो केस बनाया गया है, फिर ये जो हमने $30 अरब का आपके सामने तखमीना रखा है, ये हमने नहीं रखा, ये प्लानिंग कमीशन का हाथ जरूर है। EU, वर्ल्ड बैंक, ADB, सारे बायलैटरल पार्टनर, सब ने इसको देखा है। क्या ये परफेक्ट है? हर सूरत नहीं। तखमीने जो हैं वो तखमीने की हद तक होते हैं, उसमें रद्दोबदल हो सकता है। बट कंसिडरिंग कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है, इनको मिला के आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आई थिंक कि जो रिस्पॉन्स है वो मच स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। बट वन शुड नेवर लूज होप। हमें उनके जिसे कहेंगे दरवाजे पे दस्तक देते रहना चाहिए। हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं COP27 में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बोथ गवर्नमेंट ने भी, फॉरेन ऑफिस ने भी, एग्जीक्यूटिव ने भी अच्छा काम किया है। एक नई रविश लेकर चले हैं कि इस डैमेज को बांट कर हमें आगे चलना है। बट द रिस्पॉन्स हैज स्टिल बीन वीक। ठीक है आगा इकरार साहब, जाहिर है हुकूमत को पॉलिटिकल चैलेंजेस तो हैं, जो इस वक्त एक मार्च की शक्ल में या इमरान खान के एहतजाज की शक्ल में, अगरचे कि हुकूमत कहती है कि इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्च की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो फ़राइज़ हैं, उससे भी गाफिल नहीं है? इसहाक डार साहब काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। इस पर दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। बहुत अच्छी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो ये है कि हम पाकिस्तान जो है वो कंपनसेशन नहीं मांग रहे डेवलप वर्ल्ड से। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, जिसमें उसका 1% भी आप कह सकते हैं कि उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है उस क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में। पाकिस्तान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि पूरी दुनिया को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो ये हमारी बहुत मैच्योर मूव है और मुझे वो वाकई बहुत अच्छी लगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
हमारी जो डैमेजेस हैं, बदकिस्मती कह लीजिए, उसकी अभी तक हमारे पास खुद भी जो है वो क्रेडिबल अपना हमारे पास डाटा नहीं है। उस डैमेज से बहुत ज़्यादा है जो डाटा हमारे पास है। यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसी हफ्ते नफीसा शाह साहब के जो कमेंट्स आए हैं, एनडीएमए ने जो डाटा दिया है वो अपना पूरा नहीं था। जब हमारे पास अपना ही डाटा नहीं है पूरा, जितना हमारे से डिजास्टर इतना बड़ा हो चुका है, हम वो डाटा हमारे पास अपना ही पूरा नहीं है, हम दुनिया के आगे क्या रखेंगे। हो सकता है 30 बिलियन से ज़्यादा अपने, नहीं कि आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन दुनिया की आ जाती, लेकिन हमारा अभी एनडीएमए ने यानी कि उसका डाटा पूरा नहीं है। इस पर हमें काम करना पड़ेगा। फिर आपने ये बात की है कि डार साहब जो कर रहे हैं, देखिए जी, डार साहब इज़ ए वेरी ओल्ड प्लेयर। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं वाकई याद करवाता हूँ, 98 में जब पाकिस्तान ने एटॉमिक अपने टेस्ट किया तो आपको पता है कि पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई थी। मैं उस वक्त फुल फ्लैज रिपोर्टर था, यानी कि दिन रात रिपोर्टिंग करता था। डार साहब से हमारी मुलाकात हो गई यहाँ पे कॉरिडोर्स में, नेशनल असेंबली में। हमने कहा सर अब क्या होगा, पंजाबी में बात की थी लेकिन मैं उर्दू में कहूँगा अब क्या होगा। कहते कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे पता है मैंने क्या करना है। और आपने देखा कि सैंक्शंस के बीच में पाकिस्तान ने किस तरह खूबसूरत तरीके से सर्वाइव किया कि दुनिया जो है वो दांतों के नीचे उंगलियां रख के बैठ गए कि पाकिस्तान को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा। डार साहब बहुत, ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ, इज ए वेरी ओल्ड प्लेयर। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहरहाल एक जो डैमेज है उसकी एक मुनासिब और प्रॉपर एक असेसमेंट होनी चाहिए। और डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब के साथ हमने पहले भी गुफ्तगू की है और सैलाब के दिनों में भी डॉक्टर साहब ये पॉइंट रेस करते रहे कि एक प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, पूरी एक डिटेल्स होनी चाहिए ताकि अंदाज़ा हो सके हमें, ताकि मालूम हो सके। डॉक्टर साहब आप यही बात करते रहें, आप इस इत्तेफाक करेंगे ना? जी देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता रहा हूँ कि हमें जितना क्रेडिबल मैक्रो फ्रेमवर्क बनाना है, उसके लिए जितना क्रेडिबल नंबर्स हम रख पाएंगे, और ये हमारी ज़रूरत है, हमें ये काम करना है और हमें इसका ओनस लेना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी हमें इकट्ठा करना है और बेस्ट केस सिनारियो बनाना है ताकि हम जो अहदाफ सामने रख सकें वो हतमी ना हो तो कम से कम उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। और इसी पे इस वक्त आईएमएफ की टॉक्स का इन्हिसार जो है वो पूरी तरह से इस पे मुनसर है, इसलिए कि आपने अगर उनसे कोई कंसेशन भी लेना है, आपने अगर उनसे कोई जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज स्पेंडिंग के लिए उनसे वेवर मांगना है, ये सारा कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा जबकि हमारे सामने ऐसे अहदाफ होंगे जो कि हम शो कर सकें कि हमें अपने गरीब आवाम पर, हमें अपने उन लोगों पर कितने पैसे खर्च करने हैं, और वो एक क्रेडिबल एस्टिमेट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। So of course, I totally think कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है इस वक्त, क्योंकि सारे अहदाफ डिपेंडेंट ही उस क्रेडिबल एनालिसिस पे हैं जो कि फ्लड्स के एस्टिमेट का हम सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब आपका, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगा इकरार साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तोशा खाना दो मुल्कों की दोस्तियों में एक बहुत अहम मामला होता है। ये अहम कौमी वाक़यात का अमीन होता है, ये दो मुल्कों की दोस्ती का एक तरह से अमीन होता है। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस तोशा खाने के हवाले से घड़ी बेच कर जो मामलात किए हैं उससे न सिर्फ उनके लिए एक एम्बैरसमेंट का सामान पैदा हुआ है, बल्कि मुल्क को भी सफारती सतह पर एक किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और इसके साथ साथ सरकारी ख़जाने को भी टीका लगाया गया है। इमरान खान की जो सियासत है वो बड़ी ही अजीब व गरीब है। एक मार्च लेकर वो चले हुए हैं जो अब जाहिर है अब उसको लॉन्ग मार्च कहा जाए ना कहा जाए, क्योंकि इमरान खान ख़ुद इस मार्च के साथ नहीं हैं। लोग इकट्ठे होते हैं फिर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा रुख रावलपिंडी की जानिब है, इस्लामाबाद की जानिब है। आज भी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है
वो वर्क फ्रॉम होम बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो खड़ा हो जाए, मोटरवे को बंद कर दे या रास्ते बंद कर दे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि एहतजाज का हक़ लामहदूद नहीं है। मार्च पर अभी मुदाखलत हमारे लिए क़ब्ल अज़ वक्त है, ये समाअत के दौरान उन्होंने कहा, लेकिन अगर आइनी खिलाफ वर्जी का शायबा हुआ या आइनी खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हम ज़रूर दखल देंगे। लिहाजा इमरान खान के लिए अब एहतजाज और वो मार्च जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आइनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहते हुए ही मुमकिन है। वैसा एहतजाज नहीं हो पाएगा जैसे कि 2014 में हुआ था। तो एक तो ये मामला है, लेकिन इसके साथ साथ तोशाखाना मामला और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के भी केसेस हैं, कानून का भी इमरान खान को सामना करना है। इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून। आगा साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हैदर ज़मान कुरैशी साहब आप देख रहे हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, दो मामलात हैं, एक तो मार्च वाला मामला है, वो तो आपको लगता है कि मार्च हो रहा है, और दूसरा ज़ाहिर है तोशाखाना वाला मामला, इसने बड़ी एम्बैरसमेंट पैदा कर दिया खुद इमरान खान के लिए भी और हमारे लिए भी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद साहब, इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, लॉन्ग मार्च तो या जो शॉर्ट मार्च है, जो मर्जी आप इसको कह लें, ये तो अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ इसलिए पहुंच चुका है कि जिस बुनियाद पर, जिस एडिफिस के ऊपर ये इमारत या सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, वो थी एक बैरूनी साजिश जिसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ब्लूम और अमेरिकन गवर्नमेंट पे लगाया गया। गो के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हमारी हुकूमतें, सुप्रीम कोर्ट और हर जगह इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो गया ना कोई साजिश है। उस साजिश की बुनियाद पे एक इल्यूजनरी नैरेटिव बनाया गया, फिर उसके ऊपर एक और इमारत रखी गई और वो ये थी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। और फिर आपने देखा कि अबाज पाकिस्तान, इदारे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, किस किस की जो है दुर्गतनी बनाई गई, किस अंदाज में, तज़हीक अमेज़ अंदाज में, और भारत बगलें बजाता रहा। और पाकिस्तान में हमारे इदारों के ऊपर, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर, हमारे सियासतदानों पे क्या क्या नई फ़िक्र साजी की गई। 6 महीने में इस कौम को एक इज़्तिराब में रखा गया। आज 7 महीने बाद इनको एहसास हो गया कि ये तो 35 पक्चरों की तरह एक जो है बॉल्ड एलिगेशन थी और ये एक यू टर्न है। और जो इस मुल्क ने डिप्लोमेटिक सतह पर और जिस मुल्क ने माशी सतह पर जो कॉस्ट पे की है, वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। तो एक बात तो ये है। तो अब वो साजिश और वो हकीकी आज़ादी की जो जंग है, वो जो बयानिया है, वो जो मार्च है, वो तो आज़ादी अब किससे लेनी है? मोहम्मद दीन पटवारी से लेनी है या जो है वजीराबाद के SHO से लेनी है जो आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहा था? तो अब आज़ादी किससे लेनी है? हाँ, अगर आप बाकी हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो आए ना, आज़ाद कश्मीर से थोड़ा आगे चलें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहाँ 79 कश्मीरियों का ब्लड बाथ हो रहा है, वहाँ जाए ना ये लॉन्ग मार्च लेके, तो पता चल जाएगा कि कितने आपके साथ आपके मोहब्बत करने वाले जाते हैं। अब बात आ गई तोशाखाना पे। अब ये जावेद इकबाल साहब, 2-3 दिन से ये चल रहा है और इसमें बहुत सारी हकाइक भी आ रहे हैं और बहुत सारे आएंगे, लेकिन बुनियादी 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि 18 दिसंबर 2018 को तोशाखाना के कवानीन में अमेंडमेंट की जाती है इमरान खान साहब की हुकूमत में, और जिसमें उन्होंने ये तब्दीली की कि जनाब अब 20% नहीं, अगर कोई रिटेन करना चाहता है गिफ्ट जो आपको स्टेट टू स्टेट मिलता है, ऑफिस को मिलता है, मुल्क को देता है, उसके ऑफिस की इज्जत की जाती है, शख्स को नहीं मिल रहा होता, तो उसको अमेंड करके 50% कर दिया गया ऑफ द अप्रेज्ड वैल्यू, जो कि कैबिनेट डिवीजन करता है और उसका भी प्रोसीजर मैं बता दूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रैल 2019 में ये जो खादिम हरमैन शरीफैन और मोहम्मद बिन सलमान साहब रिप्रेजेंट करते हुए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तोहफा देते हैं, वन एंड दी ओनली यूनिक, तो उसको हमारे मौसूफ प्राइम मिनिस्टर अपने ही 50%
जो अमेंडेड रूल है उसको वायलेट करते हुए 20% के हिसाब से पहले एक वैल्यूएशन करवाते हैं। आज तक उस वैल्यूएशन की असेसमेंट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और एक 10 करोड़ उसकी असेसमेंट की गई, जबकि मार्केट में वो अरबों की है। और उसकी असेसमेंट का तरीक़ेकार भी मैं आपके नाज़रीन को बता दूं कि पहले एक ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी असेस करती है और उसके बाद एक अप्रेजर असेस करता है, और अगर उसकी वैल्यू में 25% से ज्यादा का डिफरेंशियल हो तो अप्रेजर की वैल्यू ओवरराइड करती है जहां पे, और उसको 2% कमीशन भी दिया जाता है अप्रेजमेंट का। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ वायलेशन हुई। दूसरी बड़ी अहम बात है और वो रूल नंबर 6 का सब क्लॉज बी है, और वो ये कहता है कि अगर आपने 30,000 से ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट रखना है तो आप सिर्फ रिटेन कर सकते हैं। वहां कानून में, एक्ट में कदगन है, आप इसको सेल नहीं कर सकते। दी रिक्वायरमेंट इज ऑफ रिटेंशन, क्योंकि आप इसको एक चेरिशेबल मेमोरी के तौर पे रखते हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ उसको बेचा, एक बेहुदा तरीके से बेचा, उसकी मंडी लगाई इंस्टाग्राम पे, दुनिया में मुल्क मुल्क जाकर आप उसके लिए उसकी दलाली करते रहे, इनके पीटीआई के वुज़रा और इनके जो लोग जिनके अब नाम आ रहे हैं और वो खातून, और उसके बाद जाकर उसको जिस तरीके से बेचा, और अब कहते हैं कि जी इसको नहीं बेचा उसको बेचा। हाँ जी बिल्कुल। बेचा तो सही। अब एक नई तरह से एक किस्म की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं हैदरजमान कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ऑफ एसेट में आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपके पास अगर आपने बेचा भी अंडर वैल्यू बेचा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, 20% नहीं जमा करवाया, 50% करवाना था ऑफ दी अप्रेज्ड वैल्यू, और उसके बाद आपने, मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं कंवर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूं, कंवर साहब को मैं शामिल करता हूं। मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा कुरैशी साहब। कंवर साहब, जैसे कि कुरैशी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जो तोशाखाना वाला मामला है, इसके न सिर्फ मॉरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं बल्कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। और ये तो और मामला है, अभी तो इमरान खान साहब को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो दायर केसेस हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। अरे अभी बात आपने भी अपने तौरफी रिमार्क्स में और अभी अपने हैदरजमान साहब ने भी बड़े तफसील से आईन और कानून की बातें की हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अहम पॉइंट यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तोशा खान की चीज़ें खरीदने के बारे में 50% की उन्होंने अनहांस कर दिया, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये घड़ियाँ बेची या वहाँ से हासिल की तो 20% के हिसाब से उन्होंने अदायगी की। तो यहाँ सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी कैबिनेट सेक्रेटरी की भी तो है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को भी हम सबको जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी के जो अथॉरिटी हैं, चलो हम अथॉरिटी का नाम ले देते हैं, और अथॉरिटी को ये महसूस नहीं हो कि जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने तो 50% के हिसाब से अदायगी करनी थी, तो आप तो 20% के हिसाब से अदायगी कर रहे हैं। तो क्या आपने रूल चेंज कर दिए हैं या आपने अमेंडमेंट कर दी है? अमेंडमेंट तो नहीं हुई थी। तो यहाँ थोड़ी सी कोताही जो हुई है या वजहदारी हुई है या परेशानी भी होती है, दबाव भी होता है, तो वो कैबिनेट डिपार्टमेंट या कैबिनेट डिवीजन का भी सबसे बड़ा अहम गलती भी है, कोताही भी है, तशकोशी भी है। अब आप आइए अपने अहम बात की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने चीजें खरीदी और उसके बाद उन्होंने मार्केट में मार्केट में बेचना जो है ये स्टेट के साथ बड़ा मजाक हो गया है। दुनिया भर में इतना ज्यादा ये तकरीबन 3 हफ्ते से चल रहा है कि तमाम वर्ल्ड में हमारी डिप्लोमेटिक सर्कल, कल हमारा फंक्शन था डिप्लोमेटिक सर्कल में, तो वहाँ सब लोगों ने इस पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तोहफे तो मिलते रहते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं, तमाम हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जितने भी आए हैं वो लेके चले गए, लेकिन अदायगी की अपने ड्राइवर में रख दिए नुमाइश के तौर पर। लेकिन बेचना, उसको जो है फरोख्त करना, उस मुल्क की तौहीन है जिस मुल्क ने आपको तोहफा दिया। तो असल बात तो झटका लगा है हमारे बहुत गहरे दोस्त अपने मोहम्मद बिन सलमान का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत घड़ी दी अरबों रुपए की, वो आपने 20 करोड़ 25-30 करोड़ में बेच दी। तो वो उनके अच्छा असर नहीं पड़ा अरबों पर। अरब तो बड़े वफादार दोस्त होते हैं वो, लेकिन उन्हें महसूस किया, डिप्लोमेटिक सर्कल में भी किया कि आइंदा तोहफा दिया जाए तो बस ऐसे दे दें 2-4-5 हज़ार का, ताकि अलामती तौर पर जो अरबों रुपए की जो घड़ियां और ये सोने जवाहरात दी जाते हैं ये बंद कर देते हैं पाकिस्तान। एक तो बड़ा नुकसान पहुंचाया इमरान खान ने, पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाया, पैसों की कोई बात नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप जो उमर फारूक ज़हूर ने जो बहुत बड़ा जो इंसाफ कर दिया है, तो सबसे बड़ी अहम बात ये हो जाएगी कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका केस रेफरेंस जो है करप्ट प्रैक्टिस, बदनुमानी, मुर्तकब तो करार दे दिए गए हैं।
वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भेज दिया है कि आप करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो हमारा सेक्शन है 137 है, 167 है, 173 है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है 183, 184, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये अथॉरिटी दी जाती है कि जो करप्ट प्रैक्टिस में मुर्तकब पाया जाए तो आप उसको 2 साल की सजा दे दें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आम इदारा नहीं है, वो एक आईनी और कानूनी इदारा है। उसके सरबराह ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हुक्म जारी किया है कि जी हमने इसको बदअनवानी का मुर्तकब करार दे दिया है, हमने इसको मुल्ज़म नहीं कहा, मुजरम करार दे दिया है, हमने इसको नाहिल करार दे दिया है, अब तुम ज़ाब्ती कार्रवाई करो। अब वो ज़ाब्ती कार्रवाई ये नहीं हुआ कि जनाब वो छोड़ दें, माफ कर दें, वो नहीं कर सकते। वो आईनी इदारे ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भेज दिया है कि जनाब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये जो बातें आ रही हैं, हमें भी कल पता चला है कि उमर फारूक जौहर ने कहा कि अगर मुझे इस्लामाबाद की सेशन जज बुलाएंगे, तलब करेंगे, तो मैं इससे भी ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। तभी इमरान खान तो बहुत बुरी तरह लॉन्ग मार्च को भूल जाएं, अपना सियासी मुस्तकबिल बचाएं। अब अगर उन्होंने 2 साल की सजा दे दी, वो देनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। वो 2 साल सजा दे देगी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वैसे उन्होंने हेल्प करार दे दिया। और जब 2 साल की सजा मिल जाएगी, जब कानून में लिखा हुआ है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी सेक्शन 232 के तहत इनको 5 साल के लिए नाइल कर दे देगा। तो इनका तो सियासी मुस्तकबिल जो है इस घड़ी के हाथों बिक चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो बड़े बहुत अपराइट किस्म के सेशन जज हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे दोस्त हैदर जमावी साहब भी जानते होंगे। तो वो कहेंगे ठीक है, हमें तो आपकी मकबूलियत का कोई हमारा सरोकार नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमने कानून को देखना है, कानून को देखना है। जो मकबूलियत की का जो पैमाना जिस दोस्तों ने रखा हुआ था, वो चले गए वहां से, वो ट्रांसफर होकर किसी अदालत में चले गए। वो तो कहते हैं बहुत बड़ी अहम बात आपने कुछ नहीं करना, वो चले गए। लेकिन मसला ये है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उसने फैसला करना है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो बहुत तारीखी फैसला, मैं पढ़ा है वो फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया हुआ है, और उसमें कोई उनका जरूरत होता है, कामा भी दुरुस्त करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने कि सेशन जज साहब जो कामा भी दुरुस्त कर लें। वो सब चीजें उनको दे दिया है, कर दिया है, सजा उनको हो जाएगी। लॉन्ग मार्च का तो वैसे ही मामला खत्म हो चुका है। लोगों ने एक बड़ी अहम बात जावेद इकबाल साहब ये हुई कि जब ये तोशा खान के बारे में अरबों से, सऊदी अरब से हमारा बहुत लगाव है, बड़ी मोहब्बत है, वो दूसरा पाकिस्तान है, वो हमें पाकिस्तान समझते हैं, हम उनको पाकिस्तान समझते हैं। उनकी वजह से अवाम में बड़ी हलचल मच गई। लोगों ने कहा यार एक फरा कौन है, गोगी कौन है, फरा बीबी या फरा बेगम या फरा खान, उसके हाथों में इतनी कीमती चीज, पाकिस्तान की स्टेट की इमारत उसके हाथों जाके दुबई में जाके फरोख्त करवा दी। और शहजाद अकबर जो इंतहाई जो है, जो इमरान खान को ब्लैकमेल करता रहा, और इमरान खान जब उसको डिसमिस किया, बरतरफ किया, सबकदोश किया, तो उसने कहा ये मुझे हक़ाइक़ नहीं बताता था। तो वो बैठा हुआ दुबई में, देखें उसकी सिफारिश पे फराग होगी गई, जाके उसके हाथ में बेच दी, फरोख्त कर दी। इतनी बड़ा इस अवाम में इतना गहरा असर पड़ा कि इनका लॉन्ग मार्च तो नाकाम हो गया जब से ये तोशा खान का आया। और जब जैसे हमारे हैदर जमान साहब ने बात की है, अमेरिका का जो यू टर्न लिया, ये अमेरिका तो हमारे बड़े गहरे दोस्त है, मेरा तो उनसे कोई खिलाफ नहीं है। तो आपने इतना अमेरिका को आपने डिसग्रेस किया, तो बार बार वो वजाहतें करते थे जनाब आपका जो ये आया है वो जनाब मैं जानता हूँ, हम सर्विस में रहे हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। आगा साहब आप फरमाइएगा वही बात जो अमेरिका की बात की कंवर साहब ने भी और हैदर जमान कुरैशी साहब ने भी। एक तो उनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम वो अपनी गाड़ियों से वो स्टिकर उतार दें एब्सोल्युटली नॉट वाला, और क्या हम अब गुलाम हैं। ये क्या बयानिया है, ये किस किस्म की सियासत है, और क्या बयानिया आप भेज रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि पहले एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं। देखिए बात यह कि जावेद साहब आपको पता ही है कि मैं वैसे भी पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता हूँ, एक प्रेशर ग्रुप समझता हूँ, और मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहा हूँ। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी जो फॉलोइंग होती है वो कल्ट होती है। इमरान खान की जो फॉलोइंग है वो कल्ट फॉलोइंग है। जो उसके कल्ट फॉलोअर्स हैं वो तो आंखें बंद करके और कान बंद करके उसको फॉलो करेंगे, लेकिन उस एक आम वोटर भी है, वो आम वोटर अब मेरे ख्याल में इसको छोड़ चुका है। मैं आज ही लाहौर आना था मैंने इस्लामाबाद से, तो मैं खुद जान के बूझ कर मैं जीटी रोड से आया हूँ, क्योंकि
जर्नलिस्ट हूँ पुराना, तो बात तो नहीं आऊँगा ना लोगों की पल्स लेते हुए। तो मैं रास्ते में रुकता हुआ लोगों से गपशप लगाता हुआ आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पीटीवी पे बैठा हुआ हूँ। बाखुदा लोगों का ये है कि ये मार्च ही नहीं है, आप लॉन्ग की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ घंटों के लिए एक मेला सा लगता है सड़क के ऊपर, जो कि कवर्ड होता है, सपोर्टेड होता है पंजाब पुलिस के साथ, और पंजाब पुलिस सड़कें रोक देती है, उसको रोक देती है ट्रैफिक की। आपको पता है जब आप जीटी रोड के ऊपर ट्रैफिक रोकेंगे तो कितनी लंबी लेन्स लगेंगी, लाइन कितनी लंबी हो जाएगी। तो वो थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद वो हलो गायब हो जाते हैं। तो जहाँ तक उसका ब्रीच कह सकते हैं, उसकी फॉलोइंग में जो एक आम था, एक जो एक कल्ट फॉलोअर नहीं था, जो एक आम वोटर था, वो तो मैंने ब्रीच देखी और आपने भी देखी है। बहुत डिटेल बात कुरैशी साहब ने भी की है और दिलशाद साहब ने भी की है। इसमें एक दो चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। देखिए जावेद साहब, आप मुझे प्यार से एक घड़ी देते हैं और वो मैं घड़ी जाके फरोख्त कराता हूँ। ये छोड़ें कि वो कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, आपकी मेरे बारे में राय क्या होगी। और देखिए हमारे सऊदी अरब के साथ जो रिलेशनशिप है वो वाकई बहुत ही प्योर है और बहुत ही इज्जत, एहतराम और मोहब्बत वाले हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा से पीटीआई ने ख़राब करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर एक जगह इन्हीं के उनके आपको पता है कि बहुत वावेला हुआ सोशल मीडिया पे, सऊदी सोशल मीडिया पे, कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे टांग पे टांग रख के और सामने जो है वो अपना सऊदी एम्बेसडर बैठे हुए थे, उस पर भी बड़ा रिएक्शन आया। अच्छा, जो ये रिएक्शन थे यानी कि और जो ये मिसबिहेव था या बैड बिहेवियर आप कह लें, वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है घड़ी बेच के। इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि ना सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ने तोशाखाना चीज़ें की बेची है, एक ये पहली दफ़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि 2 साल के अंदर अंदर सऊदी अरब में हमारे 3 एम्बेसडर बदले गए। और आपको ये अच्छी तरह पता है, दिलशाद साहब बैठे हुए हैं, वो में कमेंट ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र गुजरी है पाकिस्तान के सिस्टम में, कि आप अगर किसी मुल्क में से बार बार अगर आप अपना एम्बेसडर चेंज करते हैं तो आप एक साइलेंट किस्म का एक सेंस भेजते हैं उस मुल्क को कि दिस इज़ ए हॉट स्टेशन या अनकंफर्टेबल स्टेशन। तो मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि 2019 में मैं जब उम्रा करने गया वहाँ पे सऊदी अरब में, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपके राब्ते तो होते हैं, मीडिया से भी होते हैं, लोगों से भी होते हैं। इवन 2019 के दिसंबर तक भी ये बात फील हो रही थी, वहाँ पे स्मेल आ रही थी। फिर मैं गया 2020 में, फिर उम्रा करने में गया फरवरी में। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मुझे पल्स नज़र आ गई थी कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ रिलेशन पीटीआई ने बहुत ज़्यादा ख़राब करनी है, क्योंकि ये अपना आपको तो आज ये अपना खबर पता चली होगी ना, घड़ी वालियां आप आज से मेरी मुराद है अब, लेकिन सऊदीज को तभी पता चल गया था कि उनकी घड़ी बिक चुकी हुई है। ठीक, तो सारी चीज मुझे बताइए। ठीक, ना तो ठीक है, आप बताइए कि इस तरह की सूरत हाल से कितनी मुश्किल से फिर कोई मुल्क निकलता है। अब जाहिर है आपके पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, एक एम्बैरसमेंट भी होती है और थोड़ा सा हमने देखा कि इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात भी सर्दमहरी का शिकार रहे। अब हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और बहरहाल एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये रुक पाएगा और ये जो अमल होगा, आर्मी चीफ की तैनाती है, अगले अहम मामलात हैं, ये तमाम के तमाम स्मूथ होंगे? जावेद साहब, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूँ, बस 2-3 बातें बड़ी क्विकली, जिस तरह गवर्नर दिलशाद साहब ने बड़ा एलैबोरेट कर दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है और जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को तज़हीक की गई, उसके ऑफिस को उनको इन पर्सन भी डिमीन किया गया, वो कंडेमेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और अब इमरान खान साहब जो हैं 2 चीज़ों में बिल्कुल बुरी तरह फंस चुके हैं। पहली बात, उन्होंने 20% जमा करवा कर, और वो भी किसी ने पैसे जमा करवाए, और कानून और रूल ये है कि पहले आप ये जमा करवाते हैं, उसके बाद उसकी अप्रेजल होती है और फिर आप उसका पैसे जमा करवाते हैं। तो इन्होंने कई दर्जन
तोहफे, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये एक घड़ी का मामला नहीं है, और भी बहुत कुछ है। कई दर्जनों तोहफे कई ममालिक से, दोस्त ममालिक से इसी तरह बेचे गए हैं और हड़प किए गए हैं। ये तो एक, वो कहते हैं ना, एक वो है ट्रेलर है इनकी उस सादिक और अमीन के लिबादे के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, जो ये लोग नारा भी लगाते थे। मैं पूरा नारा तो नहीं बोलूंगा कि 1 टके के 2 कप्तान, तो वो ये असल में इनकी हकीकत, असल चेहरा है, जिसने सारी जिंदगी स्पॉन्सर्ड गुजारी हो, लोगों ने पैसे भरे हो, ये उसका शाखसाना है। अब आ जाइए, हुक्मरानों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन GSP प्लस एट स्टेक पड़ गई। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात लोएस्ट एब पे थे। पाकिस्तान को चाइना ने CPEC को बिल्कुल इन्होंने स्टॉल कर दिया। पाकिस्तान जो है अपने दोस्त अरब ममालिक जो पाकिस्तान के साथ हमा वक्त खड़े रहे, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन सब के साथ ताल्लुकात वर एट लोएस्ट लेवल। आपके इमीडिएट हमसाया ममालिक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, यानी देयर वाज नॉट अ नेशन इन द वर्ल्ड वेयर पाकिस्तान वुड क्लेम, और तुर्की के साथ भी कोई एग्जाम्पलरी ताल्लुकात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो अपने 3-4 माह बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी की, उसके नतीजे में आपने क्या देखा? आपने देखा कि 2 साल में जो US एम्बेसडर पाकिस्तान में अपॉइंट ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान में आए। उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ उनकी 2-3 एंगेजमेंट्स हुई, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हुई। पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से खत्म हुआ, नॉर्मल हुआ। अभी CPEC की JCC की मीटिंग हुई, CPEC के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक शुरू होने लगे हैं। चाइना ने आपके डेट रोल ओवर कर दिए, UK ने आपको हाई रिस्क कंट्री से हटा दिया है, और अब GSP प्लस दोबारा अगले 2 साल के लिए रिन्यू होने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आप रशिया से भी तेल लेने जा रहे हैं, आपकी डिप्लोमेटिक एक आउटरीच बढ़ गई है UN में। उसके बाद COP27 के अंदर जो फ्लड के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ क्लाइमेट कॉम्पनसेशन के ऊपर। तो पाकिस्तान अब नजर आ रहा है और भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन डायरेक्शन जो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि डायरेक्शन बिल्कुल पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समित में जा रही है। कमर दिलशाद साहब, फिर ये फरमाइएगा कि ये फिर जब हर चीज़ अपने सीक्वेंस के अंदर चल रही है, इलेक्शन का हुकूमत कह चुकी है कि अपने वक्त पर होंगे, फिर ये इमरान खान साहब जो हैं वो किसको धमकियाँ दे रहे हैं, किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं? जब हर तैनाती जो अपनी अहम तैनाती है वो भी अपने वक्त पर होनी है, तो फिर ये धमकियां किस किस्म की हैं कंवर दिलशाद साहब? दरअसल सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को एहसास ही नहीं है कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं। उनकी ये 3-4 दिन से मुसलसल ये स्टेटमेंट चल रही है कि जो नया आर्मी चीफ आएगा उसके जरिए मुझे नाअहल करार दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ उनको तो आर्मी एक्ट 52 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए कि जनाब आर्मी चीफ का इलेक्शन कमीशन से या तुम्हें नाअहल करार देने से क्या ताल्लुक है। लेकिन उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है इस बहाने से। कल को जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल तो करार देना है, वो तो केस तैयार बैठा है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को जो केस दिया ना, वो तो एक ऐसे इदारे में भेजा है जिसका स्टेटस हाई कोर्ट के बराबर है और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। उन्होंने केस बना के भेज दिया, जनाब ये शख्स जो है ये बाकायदा बदनवानी का मुर्तकिब करार दिया जा चुका है, आप इसको फलां सेक्शन 173 के तहत इनको अपनी सजा सुना दें, क्योंकि ये काम आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है, हम तो अदालत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि बाकी जो ही जिस दिन चंद रोज के बाद या 1 हफ्ते के बाद जो ही कमांड बदल जाएगी पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे और सब कुछ तमाम का तमाम जो मसाइल जो हैं वो एकदम बैठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये सारे वो अपनी टेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो अपनी तब्दीली का जो अपना मंजर लेके आएगा। और जो वो नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गया तो फिर इमरान खान को इस तरह के रिमार्क्स देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो एक ISPR के जरिए एक ट्वीट आ जाएगा कि आप मोहतात रहें। आप देख रहे हैं अब ISI के DG ने और ISPR के DG ने इनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया कि आप इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, इदारों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो उस पर तो इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक किस्म का नापसंदा शख्स करार दे दिया, तो आप समझे इनका मुस्तकबिल क्या है। इनका तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। बाकी लोगों को भी महसूस हो चुका है कि जनाब ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथों में 3 केस है।
अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अब मैं आपकी खिदमत में क्योंकि हैदर जमान साहब एडवोकेट सब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामला को, उसमें ये देखें कि इलेक्शन कमीशन को चलने नहीं दिया। जब तौहीन इलेक्शन का केस शुरू किया, फर्द जुर्म ऐद करने का फैसला किया, तो इन्होंने 3 हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, एक सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पीटी बेंच और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी जगहों से। इसके बाद दूसरा केस इन्होंने लिया कि हमने जो आपने जो ममनुआ फंडिंग जब्त कर रहे हैं हमने उस पर स्टे ले लिया। तीसरा केस उन्होंने ये किया कि आपने जो सर्टिफिकेट जमा करवाया है कि जनाब इसमें कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो आप बदनवानी का मुर्तकब हो चुके हैं सेक्शन 210 के तहत, उसमें स्टे ले लिया। तो यहाँ उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्तदा की है और जिसकी समाअत होने वाली चंद रोज के बाद, एक समाअत हो गई है, नेक्स्ट होने वाली है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें आप सारे केसों को क्लब करके एक अदालत के जिम्मे लगा दें ताकि इनके फैसले हो जाए। हमको ये चलने नहीं दे रहे, तो आखिर कब तक नहीं चलने देंगे, फैसले तो हो जाने हैं। और तौहीन इलेक्शन कमीशन का तो केस जो है तो इतना वाज़ा केस है कि उन्होंने सजा इनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट के तहत इनको नाहल करार दे देना है, जेल नहीं भेजना है, नडियाला जेल। उन्होंने कहा टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, बस इतना ही काफी है, मामला खत्म हो जाएगा। इसी तरह ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगा तो जो उनका सिंबल जो है, ये बैट लिए फिरते हैं बच्चों वाला बैट, वो खत्म हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है जो वो मनसूख की जाएगी, तो फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस भिजवा दें आर्टिकल 17 के तहत, 17 सब सेक्शन 3 के तहत, कि जनाब इस पार्टी के बारे में ममनुआ फंडिंग साबित हो गया है, अब आप इसके बारे में फैसला करें कि आया इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या मनसूख कर देनी चाहिए। तो ये फैसला वफाकी हुकूमत ने करना। ये तो पार्टी वैसे ही जो है हवा में मौलक हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ जितने खिलाफ बोले हैं उतना ही फायदा पहुंचा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन से, चीफ साहब से बात मेरी हुई है, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हो गया, ये हमें गालियां वालियां निकालते रहते हैं ना, तो जिस वक्त हम इनके बारे में मेरिट पे फैसला करेंगे और उस फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस देखेंगे कि जनाब तो इलेक्शन कमीशन को इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो अब हम इसको कहाँ रिलीफ दे सकेंगे। तो ये तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। तो इस लिहाज से सारे मामला आपके सामने अच्छा हो गया, आपका पीटीवी के साथ हमने बातें खुल के कर ली, बाकी चैनल तो बीच में दरमियान में रुकावट डालते, बातें पूरी नहीं करने देते, तो आपके जरिए तो अच्छा हो गया, सारा मैसेज चला गया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी बहुत ज्यादा अहम है और ये इलेक्शन कमीशन जो है ये 2018 का नहीं है, ये 2022 का इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने अपने आइन और कानून और मेरिट पे फैसले करने हैं, मेरिट पे फैसले करने हैं। ठीक है आगा इकरार साहब, एक मुख्तसर कमेंट आप भी दे दीजिएगा कि बहरहाल कानून का सामना तो करना है इमरान खान ने, चाहे वो जितना भी मार्चेस कर लें या लोगों को इकट्ठा कर लें, लेकिन कानून का सामना तो उन्होंने करना है, उनको ये चैलेंजेस दरपेश हैं। जी मैं बिल्कुल बहुत मुख्तसर कमेंट यही दूंगा कि दिलशाद साहब ने बहुत डिटेल आपको हर बात बता दी है, लेकिन मेरे लिए एक हिच है। हमने देखा है कि इमरान खान का जो थाना कचहरी का सितारा है वो बहुत ताकत में रहता है हमेशा। तो जैसे कि दिलशाद साहब ने कहा है कि जो उसने कमेंट पास किए हैं, इवन आने वाले जो अभी आए भी नहीं है, अपना एक अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, उसके ऊपर कमेंट पास कर दिए हैं, उसके ऊपर बाकायदा उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और उसको अंदर किया जा सकता है, लेकिन वो शख्स फिर रहा है, आज़ाद है। 2014 से लेकर आज तक उसने जिस अदारे को रगेदा है, जैसे रगेता है, ओए फलाना और ओए फलाना। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसके कमेंट आप सुन सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो यानी कि मैं तौबा करता हूँ जो कि वो अपना बोलता है, और अपना आर्मी चीफ के बारे में उसके कमेंट आपके सामने हैं, पाकिस्तान आर्मी के बारे में उसके कमेंट सामने हैं, पार्लियामेंट को वो गाली निकालता है, पॉलिटिशियन को वो गाली निकालता है, वो फिर भी आज़ाद फिर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब, कंवर दिलशाद साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। बहरहाल एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना या मार्च करना, ये हर सियासी जमात का हक़ है, लेकिन बहरहाल इमरान खान के सामने कुछ कानूनी मसाइल पेश हैं और कानूनी चैलेंजेस पेश हैं, उनका उन्हें बहर सूरत सामना करना पड़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।